साथ जो हमारी मां बहनें और हमारे भाई लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, उन सबका सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से आप लोग। अब सवाल यह है कि जो 1600 लोग उस शहीद स्थान पर जिनकी गर्दनें वहां पर गाड़ी गई है, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कौन सा उदाहरण है जहां पर किसी कौम के लोगों की गर्दन गाड़ी गई हो? इस देश में ऐसा कोई किला नहीं है जहां पर किसी कौम के लोगों की गर्दनें लगी हो। 1600 लोग, एक आदमी होता तो कोई बात अलग होती। 1600 आदिवासियों की गर्दनें काटने का ऐसा क्या उनके दिमाग में आया है? ये केवल एक घटना नहीं है, ये जलियांवाला बाग से भी खतरनाक इशू है। जो लोग शिवाजी महाराज के खून का वंश का होने का दावा करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, किसी कौम के लोगों के 1600 लोगों की गर्दनें मुगलों ने काट दिए, ऐसी क्या बात थी? ऐसा कौन सा कारण था कि 1600 आदिवासियों की गर्दनें काटी गई? इसका एकमेव कारण था, ये वही 1600 सैनिक थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को सुरक्षित रखा था। ये वही 1600 सैनिक थे जिन्होंने शिवाजी महाराज के साम्राज्य की स्थापना किए थे। और इनको मुगलों ने नहीं मारा, इस देश के ब्राह्मणवादियों ने मुगलों के माध्यम से मरवाया। जिस तरीके से संभाजी महाराज का इनकाउंटर हुआ, शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए बोला। एक मराठा आदमी, उसका कोई संस्कृत से लेना देना नहीं है, ये बाहरी भाषा है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि संस्कृत इस देश की पहली भाषा है, हम इसी रिपोर्ट के माध्यम से बोलते हैं कि संस्कृत इस देश की आखिरी भाषा है। और कोई भाषा इस देश की पहली भाषा है तो आदिवासियों की भाषा है, क्योंकि वो इस देश का पहला आदमी है। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। क्योंकि जैसे ही अपने आप को आप आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो। ये शब्द में उतनी ताकत है। राघोजी भांगरे ने केवल महादेव कोड़ी के लिए नहीं मरा, संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए मरा, उस आदिवासी शब्द के लिए मरा, उस आदिवासी वंश के लिए मरा। अभी मर के बताइए, आप अपने बाप को कोई भाई, अपने भाई को कोई बाहर का आदमी मार रहा है, आप उसको बचा नहीं सकते। लेकिन जिसका आपसे कोई संबंध ही नहीं था, ये जितने लोग हैं इनका आपसे कोई संबंध ही नहीं था और इन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी आपको दे दी। कौन सा संबंध है ये? कौन से भगवान ने आदिवासियों के लिए अपनी गर्दन कटाई? बताओ। कौन से भगवान ने आदिवासियों को जमीन दी? ये बताओ। कौन से भगवान ने तुम्हारे बाल बच्चों के पेट में रोटी डाली? ये बताओ। कौन से भगवान ने तुम्हारी मां बहनों के बदन पे कपड़े दिए? ये बताओ।
आज जो हम स्वाभिमान के साथ जो बोल रहे हैं कि मैं आदिवासी हूं, आपके बदन पे कपड़े हैं, आपके पास में 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, ये आपके बाप दादाओं ने नहीं, किसी राजा ने नहीं, आदिवासी शहीदों की वजह से ये जमीन के टुकड़े आपके पास में है। रामोजी भांगरे नहीं होता तो सह्याद्री में आदिवासी भीख मांगते हुए रहता। भगवान के बाप का नाम है रामोजी भांगरे, आपके लिए वो नाम है रामोजी भांगरे। केवल फोटो में देखने से काम नहीं बनेगा। जब भी पारधी बोल रहा था, पारधी सर ने इस बुक के बारे में बताया कि इस बुक के पीछे में ये अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं, जो केवल 100 लोग बचे हैं, और वो आपके वंश के लोग हैं। आपके वंश के आखिरी लोग हैं इस देश में जिनको कैद करके रखा गया है, उनकी संख्या 100 है। यहां पे सबकी संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। ये वही अंडमान निकोबार है जहां राघोजी भांगरे के पिताजी को काले पानी की सजा हुई थी। लोग अंडमान निकोबार से भाग गए, लेकिन राघोजी भांगरे के पिताजी रामाजी भांगरे नहीं भागे। वो कोई अपने परिवार के लिए काले पानी की सजा नहीं हुई थी उनको। यहां के ठाकर समाज के आदिवासी, यहां के वागली आदिवासी, यहां के महादेव कोड़ी आदिवासी, अन्य आदिवासी, इनकी बुनियादी लड़ाई जल जमीन जंगल की लड़ाई वो लड़ रहे थे, करके उनके साथ में ये हुआ। अब सवाल ये है, मैं बोल रहा था कि शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को संस्कृत पढ़ने की सलाह इसलिए दी क्योंकि उस वक्त जितने भी दंड शास्त्र है, जिसको फैक्चुअल लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ क्राइम, जिसके आधार पर किसी आदमी को शिक्षा दी जाती है, ज्याच्या आधारावर कोणा माणसाला शिक्षा देत असतो आपण, उसी ज्ञान की किताब को संस्कृत में लिखा हुआ था। पहले ब्राह्मणों को कभी सजा नहीं हुई। पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में बताइए कि कौन सी कौम के लोगों के 1600 लोगों की गर्दन काटी गई है शिवाजी महाराज के लिए। यही एकमेव कारण था कि शिवाजी महाराज के परिवार के लोगों को इतना विश्वास था आदिवासियों पर कि शिवाजी महाराज की जन्म की प्रक्रिया भी इसी किले में हुई, क्योंकि यहां महादेव कोड़ियों का राज था, यहां पर आदिवासियों का राज। जो मराठा भाई है, मेरा उनसे एक सवाल है, इतिहास निकालो कि महाराज का ईमानदारी से कौन सी कौम के लोगों ने साथ दिया। जमीन आदिवासियों की, सेना आदिवासियों की, लोग आदिवासियों के, और राजा शिवाजी महाराज, ये आदिवासियों ने करके दिखाया। इतना विश्वास था, वो इसीलिए था क्योंकि शिवाजी महाराज को आदिवासी संस्कृति से प्यार था, उनका झुकाव आदिवासी संस्कृति की तरफ था। और यही कारण था कि संभाजी महाराज को उन्होंने बोला कि तुम संस्कृत का ज्ञान लो। और जब संभाजी महाराज ने संस्कृत का ज्ञान लिए तो उनको यहाँ के ब्राह्मणवादियों के पूरी षड्यंत्र का ज्ञान हो गया और उन्होंने उसका विरोध किया। जो लोग संभाजी महाराज के साथ में थे, जिन्होंने इस संस्कृत यानी ब्राह्मणवादी न्याय संहिता, जिसको दंड संहिता का विरोध किया, उन्हीं लोगों को, ये जो आप दिख रहा है 1600 लोगों को जो मारा गया है, ये वही लोग हैं जो ब्राह्मणवादी दंड संहिता का विरोध कर रहे थे। किसी ब्राह्मण को तब फांसी नहीं होती थी, किसी ब्राह्मण के ऊपर में तब कोई केस लगाया नहीं जाता था, उसको दंडित नहीं किया जाता था। दंडित गैर ब्राह्मणी आदमी होता था और सबसे ज्यादा शिकार आदिवासी। मैं इस मीटिंग में बोलते हुए बुरा नहीं मानना, मैं जो बात बोल रहा हूं,
भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जनरल साहब, भारत में ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज पहनने पर, तन ढकने पर टैक्स लगाया जाता था। केरल में उसके उदाहरण मिलते हैं, दंडकारण्य में उसके उदाहरण मिलते हैं, सह्याद्री में उसके उदाहरण मिलते हैं कि हमारी मां बहनों को कपड़े पहनने पर भी टैक्स लगाया जाता था। उस क्षेत्र में संभाजी महाराज ने विद्रोह किया। ये वही 1600 लोग हैं जिन्होंने बोला कि आदिवासी महिला पहन सकती है कपड़े, कपड़ों का भी टैक्स, सर पर पगड़ी बांधेगा उसका भी टैक्स। अरे केरल की घटना आप पढ़ो, वो नेट पर आई है, हमने गलवाया उसको। टैक्स नहीं देना है अपने स्तन ढकने के लिए, उसको टैक्स देना पड़ता था। जब उसने विरोध करी, उसके पास पैसा नहीं था, वहां के राजा ने उसको गिरफ्तार करने के लिए बोला, तो उस महिला ने अपना स्तन काट के उसके सामने खड़े कर दिया। यह विरोध आदिवासियों ने किया। इतना अन्याय किसी कौम पे, दूसरे कौम पे कभी नहीं हुआ है जितना आदिवासियों पे हुआ है। आज जो हमारी मां बहनें कपड़े पहन रही है, हमारे लोग कपड़े पहन रहे हैं, आज ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये कैसे हुआ है? ये केवल संविधान बनने से नहीं हुआ है। अरे संविधान में प्रावधान तुम्हारे लिए इसलिए किया गया है क्योंकि तुम्हारे शहीदों ने तुम्हारी लाइन खड़ी की है। 1857 का संघर्ष भारत में किसी कौम का नहीं, केवल आदिवासियों का वास्तविक संघर्ष है। यह इतिहास कोई लिखता नहीं। रामाजी भांगरे की फोटो नहीं है, जाके देखिए जेल में रामाजी भांगरे की फोटो नहीं है, राघोजी भांगरे की एक्चुअल फोटो नहीं है। सबकी फोटो मिलती है, भगवान राम की फोटो मिलती है और राघोजी भांगरे की फोटो नहीं मिलती है। एक भी आदिवासी शहीद की जेल में फोटो नहीं है, न टंट्या भी की, न बाबूराव शर्माते की, न बिरसा मुंडा की, तिलका मांझी की। आदिवासी शहीदों के साथ में अलग ही छुआ है। अरे गले की रस्सी टूट गई थी राघोजी भांगरे की, फांसी की रस्सी टूट गई। जैसे बकरा छूटता है, उसको फिर से रस्सी से बांधे और उसको फिर से हलाल किया गया ना, उसको फिर से फांसी दी गई। जब राघोजी भांगरे को फांसी दी जा रही थी, तब आदिवासियों के जमींदार भी मौजूद थे, हमारे लोग भी मौजूद थे। क्या किए? ये जो आज का दिन में जो बता रहा हूं आपको, इसका संबंध कहां से है, उसका मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। इन लोगों ने ब्राह्मणी कानून को मानने से इनकार किया था। ये विद्रोही थे। जिस प्रकार मुगलों के माध्यम से संभाजी महाराज का इनकाउंटर किया गया, वैसे ही ये 1600 लोगों का मुगलों के माध्यम से इनकाउंटर किया गया। लेकिन ये मुगल मारने वाले हैं, लेकिन मरवाने वाला कौन है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। पिक्चर के डायरेक्टर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। हीरो ही दिखता है सामने, अबे ये पिक्चर किसने बनाया? जब समाज में आप काम करते हो, संगठन के लिए काम करते हो, समाज को बचाने के लिए काम करते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ में क्या क्या हो रहा है। 1993 में यह किताब में लिखा है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हूं। जो भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधिमंडल गया था, उसने बोल दिया था कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत का संविधान बोलता है हु आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन है। डॉक्टर अंबेडकर ने परिभाषित किया था प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में
जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब की जो बहस चल रही थी, उसमें साबित किया गया था कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वही इस देश के आदिवासी हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में यहां के मनुवादियों ने बोला भारत में आदिवासी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला कि बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जो आर्य वंश की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आर्य है, आदिवासी नहीं है। एक षड्यंत्र चल रहा है। और 93 के बाद में कोई भी सरकार आई भारत में, किसी सरकार ने आदिवासियों की बात की वकालत संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं की। 26 जनवरी को मध्य प्रदेश में 2020 में हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया और हमने पूरे देश को बताया कि 26 जनवरी टंटा भील का जन्मदिन है और उसी दिन हम लोगों ने वहां पर मूल निवासी अधिकारों की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य चौधरी फूलमन चौधरी को वहां पर हमने बुलाया, बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार मंच के माध्यम से। और खासकर भारत के सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन शरद पवार साहब, उनको भी मध्य प्रदेश में लेके गए और उनके हाथों से इस बात को यह किया। शरद पवार साहब ने पहली बार बोला कि हां, आदिवासी ही देश के मूल मालिक है और संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको नहीं है। यह शुरुआत हुई। किसी राष्ट्रीय नेता ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, आदिवासी है और आदिवासियों को मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। साथियों, इस देश में एक आंदोलन चल रहा है आदिवासियों के वनवासीकरण का। आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है। जैसे आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है, आपके मन में एक सवाल खड़ा होना चाहिए, आदिवासी को आदिवासी क्यों नहीं बोला जा रहा है? इनको वनवासी बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि जब तक के इस देश में आदिवासी जिंदा रहेगा, तब तक के इस देश के 7/12 पे आदिवासी का नाम रहेगा, तो दूसरा मालिक नहीं हो सकता। इसलिए आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। और आदिवासी वनवासी हो गया तो उसके 5 साल बाद में वो स्वर्गवासी हो जाएगा। इस देश में आदिवासी था, ये किसी को मालूम नहीं हो रहा। आज जैसे जंगली जानवरों को देखने जाते हो ना, वैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते हैं। इस देश में शेर भी पिंजरे में रहता है साहब, और आदिवासी भी पिंजरे में रहता है। शेर को भी देखने के लिए लोग जाते हैं और आदिवासियों की नंगी मां बहनों को और उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। अभी तो फैशन बन गया था हमारी मां बहनों की फोटो, नंगी फोटो लगाने का, उसको फोटोग्राफी करके इंटरनेशनल मार्केट में उसके कैलेंडर्स निकालने का। कौन सी कौम के साथ होता है ऐसा, बताइए? कौन सी कौम की महिला को बदन में कपड़े पहनने के लिए आंदोलन करना पड़ता है? किस कौम के लोगों को? इस देश में आदिवासी की अगर सच्ची हालत जानना है तो जिसके पेट में रोटी नहीं है, आदिवासियों के पास काम नहीं है, वो अपना खून बेच रहे हैं। जिरवड़ साहब 800 रुपए में खून बेचता है आदिवासी, उसके बाद में रोटी लेने के लिए वो किराने की दुकान पे जाता है। साइंस बोलता है, विज्ञान बोलता है, खाएगा तो खून बनेगा। लेकिन देश की सरकार बोल रही है आदिवासियों को साथ रोटी होना तो खून देना पड़ेगा। कोई अपनी किडनी बेचता है, कोई अपने
बच्चों को बेच रहा है, कोई अपनी आंखें बेचता है। ऐसी हालत किसी और कौम की क्यों नहीं है बताइए? और उस पर से अपने समाज का सबसे बड़ा अवगुण, सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे घटिया विचारधारा, ये गोंड है, ये भील है, ये महादेव कोड़ी है, ये वारली है, ये ठाकर है। अबे साले बिरसा मुंडा ने कभी भेदभाव नहीं किया, राघोजी भांगरे ने कभी भेदभाव नहीं किया, तिलका मांझी ने कभी भेदभाव नहीं किया, बाबूराव शर्मा के ने भेदभाव नहीं किया, टंटा भील ने भेदभाव नहीं किया, तो तू कौन सी खेत की मूली है? जितना अलग अलग जाओगे उतनी जल्दी मारे जाओगे, और जितने एक जगह आओगे उतने सुरक्षित रहोगे। ये बात मैंने नहीं बोला, राघोजी भांगरे ने बोला। तो राघोजी भांगरे ने यही नहीं बोला कि महादेव कोड़ी एक जगह आ जाओ, गोंड एक जगह आ जाओ, पूरी कौम एक जगह आओ। आदिवासी संस्कृति में कितना पावर है, मैं एक ही शब्द से बताना चाहता हूं जिरवड़ साहब, ये पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में कोई भी पूछेगा तो मैं खुलेआम बोलूंगा। जब संभाजी महाराज ने आदिवासी संस्कृति और आदिवासी लॉ एंड ऑर्डर को रैयत के सामने लाने की बात की, उसी क्षण यहां के ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को मारने का प्लानिंग कर लिया, क्योंकि पूरा झुकाव संभाजी महाराज का आदिवासी संस्कृति की तरफ में था, जहां कोई भेदभाव नहीं था। रानी दुर्गावती पहले किसी भी कौम को, आदिवासी छोड़ के किसी भी कौम में जब उसका पति मर जाता था तो उस महिला को सती कर देते थे। पति मर गया तो महिला सती हो जाती थी। लेकिन आदिवासी कौम का इतिहास है कि रानी दुर्गावती को भी उन्होंने उसके पति दलपत शाह के मरने के बाद में उसको राज सिंहासन में बैठाया। एक राजपूत घराने की लड़की को आदिवासियों ने अपनी रानी बनाया। शिवाजी महाराज को अपने कलेजे से लगाया, और शिवाजी महाराज से ज्यादा प्यार संभाजी महाराज से आदिवासियों ने किया, क्योंकि संभाजी महाराज की विद्रोही सामाजिक विचारधारा से आदिवासी समाज में बगावत हुई थी। संभाजी महाराज के विचारों का अंश आपको राघोजी भांगरे के विचारों में दिखता है। इसका उल्लेख महात्मा फुले ने भी किया है। जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का संविधान बनाने का मौका आदिवासियों के वजह से मिला, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े पहली बार, वो भंडारा से तो हार गए थे। और जिन आदिवासियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस से बगावत करके जिताया, वो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के नहीं जाते, और पश्चिम बंगाल से जीत के नहीं जाते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते, और संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते तो भारत का संविधान बनाने का मौका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलता। ये होता है आंदोलन। जब पेशवाई ने शिवाजी महाराज के वंश के लोगों को मारने की बात की, तब राघोजी भांगरे और रामाजी भांगरे के ही आंदोलन ने उनका प्रोटेक्शन किया। ये इतिहास है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। सवाल यह है कि हमने सबका साथ दिए, आदिवासी ने सबका साथ दिया। आज हमारी हालत खराब है, हमारा कौन साथ देता है ये देखना है। आप कितनी बड़ी राजनीतिक पोस्ट पे चले जाओ, जब तक कि समाज की सामाजिक पार्श्वभूमि नहीं बनेगी तब तक के कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने कौम को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कौन सी व्यवस्था की है बताइए? जैसे मुस्लिम भाइयों के पास व्यवस्था है, उस कौम के लिए मरने और लड़ने वाले लोग हैं, उस कौम की शैक्षणिक व्यवस्था है,
उनकी सामाजिक व्यवस्था है। 5 साल का बच्चा भी मदरसा में जाता है। आरएसएस के लोगों ने 5 साल के बच्चे को संघ में लेके जाते हैं। उनका जज भी रहेगा तो चट्टी पहन के संघ में खड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री भी बनता है नरसिम्हा राव तो बोलता है मैं संघ का आदमी हूं। राष्ट्रपति भी बनता है तो वो संघ को सल्यूट करता है। लेकिन अपना आदमी जब आदिवासी आदमी किसी बड़ी पोस्ट पे जाता है तो वो आदिवासी नहीं बोलता अपने आप को, वो शर्माता है आदिवासी बोलने से। पेंदाम है तो पेंदाम कर देता है, पारदी है तो पारदी कर देता है, जिलवड़ है तो जिलवड़ कर देता है, जैसे तेंदुलकर का रिश्तेदार है। तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो हमारे लोगों को लगता है अरे गलत हो गया, तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया। लेकिन रोज आपका बच्चा जैसे पैदा होता है वैसा मरता है। इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी बच्चा भूख से मरता है। तब आपकी कौम का बच्चा 0 पे आउट होता है तब तुमको दर्द नहीं होता, लेकिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो दर्द होता है। जब सड़क पर आदिवासी लड़की को नंगा करके घुमाते हैं तब दर्द नहीं होता है। जब आश्रम स्कूलों में 20-20 आदिवासी लड़कियों का कंटिन्यूअस 1 महीने तक के बलात्कार होता है तब आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपकी सोच बना दी गई है वैसी। आपकी सोच सामाजिक नहीं रहनी चाहिए, यह दुश्मन का षड्यंत्र है। आप समाज के साथ जीना नहीं चाहिए, समाज के साथ रहना नहीं चाहिए, यह दुश्मन का षड्यंत्र है। आपकी सोच को भेसड़ बना दिए हैं। तुम्ही जरी आदिवासी असला आणि तुमची मानसिकता जरा आदिवासी नसली तर काय फायदा? बच्चा आदिवासी का है और दिमाग में विचारधारा देशपांडे जी की है, शर्मा जी की है, तिवारी जी की है। बच्चा तुम्हारा और ब्रेन दूसरे का, उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। हम समझते ही नहीं कि हमको किस बात की जरूरत है। 21 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने बोला विचारों से बड़ा कोई नहीं है। विचारों ने भगवान का निर्माण किया, भगवान ने विचारों का निर्माण नहीं किया। बिरसा मुंडा बोलता है मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो ब्राह्मणों की मानता है। मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। इतने विद्रोही विचार। राघोजी भांगरे को जब फांसी देने की बात आ रही थी तब राघोजी भांगरे बोलता है कि इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसा खामोश ये पहाड़ है वैसा खामोश मेरे समाज का आदमी है। लेकिन जिस दिन मेरे समाज का आदमी बोलने लग जाएगा, जिस दिन ये पहाड़ बोलने लग जाएंगे, उस दिन मेरे मौत का मेरे को अफसोस नहीं होगा। मेरी मौत मेरे समाज के लिए सबसे सच्ची आदरांजलि होगी। मैं जितने बार पैदा होगा इस कौम पे, मैं जितने बार इस कौम में पैदा होगा उतने बार इस कौम के लिए कुर्बान होगा। ये बात राघोजी भांगरे बोलता है। राघोजी भांगरे का आपसे क्या रिश्ता है? क्या दिए आपने उन शहीदों को? क्या दिए आपने? अरे हम इतनी बदनसीब कौम के लोग हैं कि एक राघोजी भांगरे के नाम की जेल भी नहीं बना सके। आज आपको अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है। आपके बच्चे किसके पास जाएंगे? कहां सामाजिक शिक्षा ग्रहण करेंगे? कौन सी किताब में पढ़ेगा वो? आपके बच्चे ने आपसे पूछा, या जितने गार्जियन लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, मेरा उनसे खुला सवाल है। आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरे भाई कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है? एक मुस्लिम का बच्चा बोलेगा तो वो मुस्लिम भाई बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ दे देगा। एक ब्राह्मण का बच्चा बोलेगा तो उसके हाथ में वेद दे देगा। एक क्रिश्चियन का बच्चा बोलेगा तो वो अपने बच्चे के हाथ में बाइबल दे देगा। आपके बच्चे ने बोला तो आप कौन सी किताब उसके हाथ में दोगे? बताइए, क्या है आपके पास?
कौन सी व्यवस्था खड़ी की है आपने इस समाज को जिंदा रखने के लिए? बताइए क्या किया आपने? आपका बच्चा आपसे पूछेगा मी कौन हो, या देशात माझा अस्तित्व काय आहे, नेमकी माझी संस्कृती काय आहे, माझा इतिहास काय आहे, माझे भाऊ कोण, माझे शत्रू कोण? आई मला सांग, मी कोणत्या मार्गाने गेला पाहिजे? काय देणार तुम्ही त्याच्या हाती? कोणती पुस्तकं देणार सांगा? काय आहे तुमच्याकडे? काय राहिलेलं आहे तुमच्याकडे? कोणती व्यवस्था है तुमच्याकडे? साल में एक बार हम चौतरा के नाम पे यहां जमा होते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इतनी बड़ी संख्या में इतवार में एक दिन, एक हफ्ते में एक बार जमा होते हैं। मुस्लिम समाज के लोग हर जुम्मे को जमा होते हैं। आरएसएस के लोग हर शनिवार को और सोमवार को करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? क्या है आपकी व्यवस्था? बताइए। ये लड़के, नए नए लड़के, कोई भी पार्टी में जाता है, हमको पार्टी से ज्यादा प्रेम हो जाता है, समाज से कम। होनी चाहिए। लेकिन जिस कौम से आप आए हैं, जिस समाज से आप आए हैं, उसके बगैर आपका अस्तित्व नहीं है। हमारे बीच में जीरवल साहब है, इसलिए है क्योंकि आदिवासी है वो। हमारे बीच में लामटे साहब है, इसलिए है क्योंकि आदिवासी है। आदिवासी नहीं हो तो क्या अस्तित्व है आपका? निकाल के देख लीजिए आप। आरक्षण नहीं होता तो क्या होता? थोड़ा देखिए, कुछ रहता? कौन सा भगवान आके काम करता है? आदिवासी की हालत और शंकर भगवान की हालत इस देश में एक जैसी है। उसके भी बदन पे कपड़े नहीं है, उसको भी मसान घाट में रख दिए, कोई पहाड़ पे फेंक दिए, उसको कहीं पर भी फेंक दिए। वैसी आदिवासियों की हालत है, पहाड़ों पे रह रहा है, कुछ नहीं है उसके पास। जब आदिवासी टीम में शंकर भगवान था, जब आदिवासियों की टीम में शंकर भगवान था, तब महादेव था। देवादिदेव महादेव, देवों का देव महादेव, यानी कैप्टन था। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों के कुचल में फंस गए, उनके षड्यंत्रों में आ गए, तब ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। आदिवासी थे तो महादेव, महादेव कोड़ी। कैसा बोलता है आदिवासी आदमी है, मैं महादेव कोड़ी हूं, ऐसा मैं महादेव हूं। जब तक कि आप आदिवासी है, महादेव कोड़ी रहोगे आप। लेकिन जिस समय आप ब्राह्मणों के चुंगल में फंस जाओगे, तो कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीसरे नंबर का भगवान बन गए हो। जो पहले नंबर का प्लेयर था, उसको तीसरे नंबर का प्लेयर बना दिए। उनके चुंगल में फंस गया, भगवान शिव फंस गया तो तीसरे नंबर पे चले गया। आप कौन सी खेत की मूली हो? इसलिए उस ब्राह्मणवादी विचारधारा से अपने आप को अलग रखो। आपकी सांस्कृतिक विचारधारा की तरफ चलो। पूरा विश्व आदिवासियों की तरफ देख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, लोगों को लग रहा है झाड़ निकालना। अभी 25 झाड़ किसी ने लगा लिया, 500 झाड़ लगाया तो उसको पद्म भूषण देते, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं जिरवल साहब। अरे आदिवासियों ने तो करोड़ों झाड़ लगाए, उनको क्या दे रहे? झाड़ लगाओ की शिक्षा लेनी पड़ती है। अरे हमारी तो कौम में, हमारी संस्कृति में झाड़ लगाते हैं, और झाड़ लगाने की बात तो बहुत दूर है, झाड़ों की पूजा भी करते हैं। सारे आदिवासी एक समान, सरकार देश की जान रखे, आदिवासी एक समान, सरकार देश की जान रखे, आदिवासी एक समान। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। भैया मैं रामदेव बाबा के बारे में बताता हूं। आयुर्वेदिक दवाई का बहुत नाम चल रहा है अभी। क्या है तो राम
बाबा ने ये दवाई ला लिया, वो दवाई ला लिया। चार आने किलो से ये लोग आदिवासियों से आंवला खरीदते हैं और मार्केट में 100 रुपए की बोतल बिकती है उनकी। पूरा माल आदिवासियों से ले जाते हैं, पूरी जड़ी बूटियां आदिवासियों से ले जाते हैं। और इनका नाम रामदेव बाबा। ये तो दामदेव बाबा होना था इनका। एक आदमी रामदेव बाबा के पास जाता है, जिरवड़ साहब, कि मेरे को कोरोना हो गया है। तो वो रामदेव बाबा बोलता है मैंने किट निकाला हूं, 5,000 रुपए की तू ले ले। 5,000 रुपए लेता है और उसको किट दे देता है। फिर दवाई में आराम नहीं पड़ता। फिर वही आदमी एक आदिवासी आदमी के पास जाता है जो सड़क पे एक कोने में जड़ी बूटी की दुकान लगा के बैठता है, चुपचाप बैठता है। उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया यार मेरे को कोरोना जैसा लग रहा है, कुछ इलाज है क्या? तो वो आदिवासी क्या करता है, महुए के झाड़ के पास जाता है, एक चम्मच महुए की दारू और महुए को भूंज देता है और उसमें कुछ जड़ी बूटी लेता है और वो महुए के झाड़ को ऐसा पूछता है और उसको दे देता है, एक रोटी के अंदर में उसको दे देता है। वो आदमी जेब से 5,000 रुपए निकाल के आदिवासी को देता है। तो आदिवासी क्या बोलता है, भाई ये 5,000 रुपए मत दे, पैसे देगा तो ये दवाई तेरे को लगेगी नहीं। ये फर्क है आमदेव, कामदेव, रामदेव बाबा में और आदिवासी बाबा में। 6 फीट का गड्ढा खोदती है आदिवासी महिला इस देश में। और साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उसको पीटीआई ने रिकॉग्नाइज किया, यूनाइटेड नेशंस तक के गया कि भारत में सबसे ज्यादा मजदूर है जो वो आदिवासी महिला है। तो मैं वही उदाहरण लेके बोल रहा हूं। 6 फीट का गड्ढा खोदती है बच्चे को पीठ पर बांधकर और पसीना निकालती है। 6 फीट का गड्ढा खोदने के बाद 2 वक्त की रोटी मिलती है उसको। रामदेव बाबा को बोलो 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, इधर की कमर इधर हो जाएगी उसकी। ये फर्क है। जो पंडित आपको एक ही मंत्र बोलकर 50 बार एक ही मंत्र बोल के आपका आर्थिक शोषण करता है, मानसिक शोषण करता है, उस पंडित के आप पैर पड़ते हैं। जब आपका मजदूर भाई आपको गांव के पास में मिलता है, कभी कभी थोड़ी सी पी लेता है, तो उससे आप नफरत करते हो। अपने पढ़े लिखे कर्मचारियों का डायलॉग है, अभ्यास कर, दारू ना पियूस, और खुद बियर बार में पिएगा। तू देसी पी तो करे, खुद इंग्लिश पिएगा। ये सोच से बाहर निकलो, अपने आदमी की कदर करना सीखो। समाज का क्लास 1 ऑफिसर भी है और समाज का मजदूर आदमी भी है, तो समाज में उसका समान स्थान होना चाहिए। उसको समानता की वागणूक मिलनी चाहिए। अगर समाज का निर्माण करना चाहते हो तो इस समाज को अगर जिंदा रखना है तो इसके सांस्कृतिक अवशेषों को ढूंढना पड़ेगा। यह सिमनेरी का इतिहास केवल शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं है। 900 ईस्वी में भी एक आदिवासियों का इतिहास यहां पर मिलता है। जो मराठा बात करते हैं ना, किसी समय में मराठी को ट्राइबल लैंग्वेज बोलते थे। ये मराठी नहीं थी, मराठी। उसको गोंडी भाषा में बोलते हैं, मेरी मां की भाषा, आठी यानी भाषा, हमारी मां की भाषा, माई बोली। जो आप लोग हमारे आदिवासी भाषा करते हैं, वारली भाषा करते हैं, ठाकर भाषा करते हैं, महादेवपुरी भाषा करते हैं, ये संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। लेकिन दुर्भाग्य है, साइंस जड़ी बूटी का आदिवासी का
लेकिन पीएमएस की डिग्री जो है साफ संस्कृत में मिलती है, आदिवासी भाषा में क्यों नहीं है? विज्ञान आदिवासियों का है। कभी देखे कोई ब्राह्मण जंगल में रहा? रहता कौन? जंगल में कौन रहता है? तो वो जो जड़ी बूटी का साइंस है किसका है? तो कौन सी भाषा में होनी चाहिए? तो वो ब्राह्मणी भाषा में कैसे है? यानी आपके बौद्धिक अधिकारों पर भी अतिक्रमण हो गया है, आपके भगवानों पर अतिक्रमण हो गया है, आपकी जमीनों पर अतिक्रमण हो गया है, आपकी सोच में अतिक्रमण हो गया है, आपके समाज में अतिक्रमण हो गया है। एक एग्जांपल देता हूं, बुरा नहीं मानना। किसी ने तुमको पूछा आदिवासियों की चालक पालक मालक कौन है? चालक पालक मालक, एक गाड़ी भी होती है तो उसका चालक होता है, पालक होता है, मालक होता है। जी फॉर गार्जियन, गार्जियन यानी पालक, ओ फॉर ओनर, ओनर यानी मालक, और डी फॉर ड्राइवर, ड्राइवर यानी चालक। किसी ने तुमसे पूछा आदिवासी समाज के चालक पालक और मालक कौन है, क्या जवाब दोगे? किनके इशारों में चलता है यह समाज? कौन संचालित करता है इस समाज को? कौन इसके लिए लड़ रहा है? कौन इसकी सुरक्षा करता है? कौन इस कौम के लिए मरना और जीना चाहते हैं? अगर यह सवाल किसी ने आपसे पूछा तो आपके पास जवाब होना चाहिए। राघोजी भांगरे की कौम नपुंसक कैसे हो गई है? राघोजी भांगरे का वंश मर कैसे गया है? राघोजी भांगरे के खून के लोग में गर्मी क्यों नहीं है? राघोजी भांगरे के खून का आदमी अपने समाज के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है? राघोजी भांगरे का समाज का आदमी दूसरों की गुलामगिरी क्यों कर रहा है? राघोजी भांगरे ने जिस समाज की और के लिए अपनी जान दी, जिस सामाजिक व्यवस्था के लिए अपनी जान दी, जिस सांस्कृतिक व्यवस्था की जान के लिए जान दी, उस सांस्कृतिक व्यवस्था को राघोजी भांगरे की आने वाली पीढ़ी छोड़ क्यों रही है? ये सवाल खड़े करो। अमिताभ बच्चन का फोटो है, तेंदुलकर का फोटो है, शाहरुख खान का फोटो है, आमिर खान का फोटो है, गरीब खान का फोटो है, राघोजी भांगरे का फोटो नहीं है। महाराष्ट्र की विधानसभा में भी राघोजी भांगरे का फोटो नहीं है, टंट्या भील का फोटो नहीं है। महाराष्ट्र निर्माण करने का सबसे बड़ा श्रेय टंट्या भील और राघोजी भांगरे को जाता है। महाराष्ट्र के दो ही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक सतपुड़ा और दूसरा सह्याद्री। सह्याद्री का राजा राघोजी भांगरे, सतपुड़े का राजा टंट्या भील। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे, सह्याद्री और सतपुड़ा नहीं रहेगा, महाराष्ट्र की परिभाषा कैसे करोगे? इस महाराष्ट्र के मध्य प्रांत के मुख्य मालिक यानी आदिवासी। लेकिन क्या हाल है आदिवासी का? जो राज्य का पहला आदमी था वो राज्य का आखिरी आदमी हो गया है। जो देश का मूल मालिक था वो देश में नागरिकता को तरस रहा है। जो आदिवासी कभी अपनी जल जमीन जंगल अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ता था, आज बीपीएल कार्ड की मांग कर रहा है। गरीबी रेषेच्या खाली मी आओ साहेब मला कार्ड द्या जी, पिवळा कार्ड द्या जी, लाल कार्ड द्या जी। ये हालत हो गई उसकी। ये हालत किनके वजह से हुई? हमारे लोगों के वजह से हुई, हमारे पढ़े लिखे लोगों के वजह से हुई। क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वही समाज का संरक्षण कर सकता है, वही समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, वही समाज का निर्माण कर सकता है। जो हमारे गॉड है, जीओडी गॉड, जीओडी गॉड, लेकिन गॉड उल्टा हो गया, डीओजी डॉग हो गया। जो गॉड था वो डॉग हो गया। खूप छान मुलगी होती, शिवनेरीत राहत होती, आपल्या महादेव कोळी समाजाची होती। त्याच्या लग्न झालं एक मॉडर्न मुलग्यासोबत जो मुंबईमध्ये राहत होता। इथून तिथे गेली, दोन्ही मग बँगलोरला गेले,
तिथं खूप दिवस राहिले, 10-15 वर्षानंतर ती परत आली सिमनेरीला। अपने सिमनेरी के लोग बेचारे परेशान थे, सब लोग देख रहे थे ये कौन है। बाई बिलकुल बाल वाल काट के बिलकुल अलग हो गई। ती आपल्याला स्वतःला आदिवासी समजतच नाही, सर्व विसरून गेली ती, अब भूल गई। तो वो बाजार में आई अपने गांव के, बहुत सारा मामला चल रहा था वहां पे। कुछ कारपोरेटर, नगर पालिका के लोग, पंचायत लोग बैठे थे, यार खूब कुत्ते डाले, बहुत सारे गावरानी कुत्ते हो गए, अभी क्या करना, साले लोग इंग्लिश कुत्ते पाल रहे हैं, अपने गावरानी कुत्ते क्या करना, अब इनको मार भी नहीं सकते। तो अपने जैसे 2 चोर गोमा तीमिया ने उसकी पूंछ काटा, कान काटा, पेंटिंग डेंटिंग करके उसको मार्केट में खड़े कर दिया। वो भाई आई, ओ कितना अच्छा कुत्ता है, चान कुत्ता है, बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। और वो अपनी महादेव पूरी भूल गई वो। तो वो जो गामा और तीमा दोनों 2-2 कुत्ते लेके थे, गामा के कुत्ते को बहुत प्यार कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी। वाह वाह कितना अच्छा है, 2-2 नाक है, 1-1 ओठ है, आंख है, ऐसा बोल रही थी और पप्पी ले रही थी। तो गामा तीमा को सांप बड़े गुस्से से देखा। तो गामा ने पूछा, बे माझ्याकडे काऊन रागाने पाहत आहे बे, बाईला सांगून दे कुत्र्याच्या तोंड इकडे नाही तिकडे आहे। तो जो संस्कृत भूल जाता है, अपने समाज को भूल जाता है, उन्हीं की यह अवस्था होती है। आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाओ, आप कलेक्टर बन जाओ, महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष बन जाओ, देश के राष्ट्रपति बन जाओ, देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन सोच और खून से आदिवासी रहना चाहिए। यह है लाइन, इसी को सामाजिक मिशन बोलते हैं। इसी मिशन को मैंने नहीं चलाया है, मैं तो कोई खेत की बोली नहीं हूं। मेरे जैसे हजारों लोग अपना घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं इस मिशन। आज देश के 12 राज्यों में मिशन चल रहा है। गरीब आदमी का भी बच्चा अपने घर के सामने झंडा लटकाता है। 2 मिनट, इतने जल्दी मत जाओ। मैं खुशी की बात बताता हूं तुमको। उड़ीसा देखे हैं आपने? ये देश का कोना है, सब उस देश का कोना है। ये मिशन क्या काम कर रहा है आपको बताता हूं। उड़ीसा में बिरसा मुंडा को मानते हैं लोग, लेकिन एक आदमी ऐसा मिला जिसके घर में खाने को नहीं, उसकी झोपड़ी घास की है, उसके घर के सामने एक झंडा खड़ा है और वहां 2 फोटो लगी थी, एक बिरसा मुंडा की और एक भगवान राघोजी भांगरे की। ये काम कर रहा है मिशन। वहां का आदिवासी अब उसको भगवान मानने लग गया है, राघोजी भांगरे को। तो यहां का आदिवासी क्या कर रहा है? यहां का आदिवासी आदमी राघोजी भांगरे से दूर क्यों? ये सवाल हमारे मन में खड़ा होना चाहिए। ये आपका मिशन है, किसी के बाप का मिशन नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके इस मिशन का निर्माण किया। यहां खड़ा एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की, चाहे कोई भी जनजाति का हो, उसका उतना ही हक है इस मिशन पर। यह सामाजिक संपत्ति है आपकी। अरे खाना तो कुत्ता भी देता है अपने बच्चों को, दूध तो कुत्ता भी पिला देता है, जानवर भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं। मानवात आणि जानवरात एकच फरक आहे। मानवाला समाज नसतो, जानवराला समाज नसतो, मानवाला समाज असतो। तो विचार करू शकतो, त्याला संस्कृती असते, त्याचे अधिकार असते, जानवराचे काय अधिकार नसते, क्योंकि मानव ये सामाजिक प्राणी है। समाज से हटके मानव का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए आखिरी पर्याय यानी हमारा समाज है। जैसे भगवान दिखाई नहीं देता है, वैसे समाज दिखाई नहीं देता है। एक दिमाग में सब लोग अपने घर में जाके सोचो कि राघोजी भांगरे पागल था क्या? बिरसा मुंडा पागल था क्या? टंटा भील पागल था क्या? बाबूराव शर्मा के पागल था क्या?
डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को तो मालूम भी नहीं होता था उनके बच्चे मर जाते थे। उनको 1 महीना बाद में पता चलता था कि उनका बच्चा मर गया। राघोजी भांगरे को नहीं मालूम रहता था कि उसके साथ क्या हुआ है। राघोजी भांगरे के पिताजी को अपना समाज नहीं, यहां के आदमी को, ये जुन्नर के आदमी को, ये सह्याद्री के आदमी को काला पानी की सजा कहां पर होती है? अंडमान निकोबार में। वहां सजा खाता है किसके लिए? आपके बच्चे ने भी आपके लिए नहीं किया, किसी भगवान ने भी आपके लिए नहीं किया, वो काम शहीदों ने किया है। और इसलिए मिशन बोलता है कि अगर समाज को जिंदा रखना है, समाज के अधिकारों को जिंदा रखना है, समाज की आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है, तो शहीदों के विचार ही एकमात्र आखिरी पर्याय है। क्योंकि इन्होंने धोखा नहीं दिए, इन्होंने समाज के साथ ईमानदारी किए, इन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। इसलिए इनको हम अपने भगवान से ज्यादा मानते हैं। राघोजी भांगरे ने, मैं ये बात आप लोगों को बोल रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को पारदी सर का फोन आया कि भाई आना ही चाहिए। मैं रात भर चल के आया, मैं छत्तीसगढ़ से नागपुर से यहां पर रात भर गाड़ी में बैठे बैठे मेरे को अभी नींद आ रही है। लेकिन जिरवर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं लामटे डॉक्टर से तो मिलते रहता हूं, लेकिन जिरवर साहब का अपना एक अलग महत्व है। वो राज्य के भी प्रमुख है और समाज के भी प्रमुख है। ये विधानसभा के लोग आपको भुला देंगे, लेकिन काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि समाज ने आपको कभी नहीं भुलाना चाहिए। मरने के बाद भी जिंदा रहता है आदमी समाज में। हर जीवन में सबको एक मौका मिलता है। इस कौम में आप मौत के बाद भी जिंदा रह सकते हो। राघोजी भांगरे मरा नहीं, राजा मर गए, बड़े बड़े नेता मंत्री मर गए, राघोजी भांगरे जिंदा है, आपके मन में जिंदा है, आपके दिमाग में जिंदा है, समाज में जिंदा है। आपको बिरसा मुंडा को बताने की 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा मर गया, मुझ की कौम नहीं आई थी, फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिए, फांसी दे दिए, फांसी सजा सुना दिए, उसके पहले ही उसको पॉइजन दे दिए, उसकी चमड़ी निकाले और बोले बोल तू इस देश का आदिवासी नहीं है, तू इस देश का मूल निवासी नहीं है, तू बोल तू मूल निवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। ऐसी शर्त राघोजी भांगरे के भी सामने थी। तुमको पूरी रियासत दे देते हैं, तुम अपने समाज का ये संघर्ष बंद कर दो। राघोजी भांगरे ने कबूल नहीं किया, बिरसा मुंडा ने कबूल नहीं किया। बिरसा मुंडा ने बोला मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मैं मेरे जितने बार पैदा होगा मेरी कौम पे कुर्बान हो जाऊंगा। ऐसी सोच, यह है मिशन। राघोजी भांगरे ने, टंटा भिल ने, बाबूराव शर्माके ने, तिलका मांझी ने और महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने एक ही बात बोला कि ये हमारी आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए आखिरी पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है, और अगर हम ये लड़ाई हार जाएंगे इसके बाद हमारी कौम का नाम इतिहास से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे आदिवासी आदमी भारत में कभी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद कोई बच्चा अपने आप को आदिवासी नहीं बोल सकेगा। इसके बाद आप इस देश के जल जमीन जंगल पर अपने अधिकार नहीं बता सकते हो। इसके बाद आपके बदन पे कपड़े नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद फिर से आपको राक्षस बोला जाएगा। इसके बाद आपको असुर बोला जाएगा। इसके बाद आपको क्रिमिनल ट्राइब बोला जाएगा, गुनहगारी जमात। जिरवर साहब जो गुनहगारी जमात का होता था उसको मारने पर सजा नहीं लगती थी।
कभी देखे राक्षसों को, असुरों को मारे हैं इन्होंने, किसी को सजा हुई? वैसी क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनेगारी जमात, राघोजी भांगरे को भी गुनेगारी जमात का बोला गया है, क्रिमिनल ट्राइब। बिरसा मुंडा को गुनेगारी जमात का बोला गया है, टंटा भील को गुनेगारी जमात का बोला गया है। इस देश में हमारे शहीद को क्रिमिनल बोला गया है, क्रांतिकारी नहीं बोला गया। बाकी कोई भी आदमी उंगली भी कटाया होगा तो उसका नाम शहीद में है, लेकिन हमारे शहीद को गुनाहगार बोल दिया गया है। इसका इतिहास आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके शहीद को, बाबूराव शेरमाके को, राघोजी भांगरे को क्रिमिनल ट्राइब बोला गया है। इस देश में क्रांतिकारी का दर्जा नहीं मिला। तो आंडू पांडू को दे दिए, जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई उनका नाम शहीद पर है, जिन्होंने तिरंगे झंडे पकड़े उनके पास में स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट है। अबे हमारी पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है, हमको कुछ नहीं मिला। इस देश को हमने जमीनें दिए, इस देश को पर्यावरण दिए, इस देश को जंगल दिए, इस देश को पानी दिए, इस देश को अपनी जिंदगी दिए। देश ने हमको विस्थापन दिया, इस देश ने भूखमरी दिया, कुपोषण दिया, नक्सलवाद हमारे हिस्से में आया है। कौन सी समाज की लड़की इस देश में बंदूक उठा रही है, मेरे को बताइए। 16 साल की आदिवासी लड़की हाथ में बंदूक लेके गढ़चिरौली एरिया में दिखती है साहब। कौन सी कौम की लड़की के हाथ में बंदूक है बताइए? आदिवासी लड़की क्यों कर रही है ये? किसी सरकार के पास में इसका जवाब नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, उसका पूरा माल खा जाते हैं। वहां के आदमी के बदन पे कपड़े नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। आदिवासी क्षेत्र में साहब सरकार की एजेंसियां कम, एनजीओ ज्यादा चलते हैं। अब आदिवासी आदमी दूसरों को रोजगार देने वाला प्राणी बन गया है। अकेले मेलघाट में 12,000 लोग एनजीओ के काम कर रहे हैं, जो लोग महीने में कम से कम 40,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं, 60,000 लाख रुपए कमाते हैं। कुपोषण के नाम से पैसा जाता है, इनको अवार्ड मिल रहे हैं, इनको नोट भी मिल रहे हैं, लेकिन कुपोषण कम होने के बजाय बढ़ रहा है। उसी आदिवासी क्षेत्र में, गढ़चिरौली क्षेत्र में, जिस आदिवासी के पास में 10 एकड़ जमीन थी आज से 15, 25 साल, 30 साल पहले, आज उसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसको रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन वहीं पे बाबा आमटे का विकास हो सकता है, उनको मैक्सेव अवार्ड मिल सकता है, उनका विकास हो सकता है। मेरे सामने सवाल है साहब कि गढ़चिरौली में बाबा आमटे का विकास हो सकता है, आदिवासी का क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल मेरे सामने खड़ा है। क्या बात है? आदिवासियों के बीच में गैर आदिवासियों का विकास हो जाता है और आदिवासियों का नहीं होता है। जब कोई योजना आती है डिपार्टमेंट की तो ठेकेदार और अधिकारी खुश होते हैं, उनके चेहरे पे लाली आ जाती है, लेकिन आदिवासी खुश नहीं होता है, क्योंकि उस तक तो योजना पहुंचती ही नहीं है। यह वास्तविकता है। पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट का फायदा साहब गैर आदिवासियों को हो रहा है। जितने एम्प्लॉय है वो गैर आदिवासी है, केवल 7% आदिवासी एम्प्लॉय है और पूरा पैसा आदिवासियों का गैर एम्प्लॉय पल रहे हैं। क्या मॉडल है? कौन से आदिवासी स्कूल से IAS अफसर बना है, मेरे को बताइए। कौन से आदिवासी आश्रमशाला ने आदिवासियों को रोजगार की गारंटी दी है, ये बताइए। वास्तविकता में आदिवासियों की जो विकास योजना है ये केवल नॉमिनल है, ये लूट में हिस्सेदारी वाला कार्यक्रम है। इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए लेवल पे प्लान करना पड़ेगा। ये बात पवार साहब को भी हमने बताया और हम उसी चक्कर में हैं कि इन परिस्थितियों पे बात करें, खुलेआम बात करें, चुप के नहीं, समाज के सामने बात करें।
इसके लिए आप तमाम लोगों को एक बात की जरूरत है, हर एक आदमी को मिशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप किसी भी संगठन में रहो, मैं ये संगठन का हूं, मैं वो संगठन का हूं, मैं ब्रिगेड का हूं, इसका हूं, अब क्या करेगा? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, यहां होना चाहिए, ब्रेन में होना चाहिए अध्यक्ष, पार्टी में नहीं होना। यहां विचार होना चाहिए, शाखा यहां ओपन करो पहले। इस मिशन की शाखा गांव में नहीं, तुम्हारे ब्रेन में ओपन होती है। ये वो मिशन है, क्योंकि ये टंटा भील का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है। ये कोई नेता वाला कार्यक्रम नहीं है, कोई पार्टी वाला नहीं है भाई, ये कौम को बचाने की बात है, ये सीरियस इशू है। जब पेशेंट कमजोर होता है, नाजुक होता है, तो उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं। वैसे आदिवासी आईसीयू में है आज। जिरवण साहब, अगर मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि आदिवासी आईसीयू में है, तो ये पक्का मतलब है कि मैं समझ रहा हूं जिरवण साहब अच्छे डॉक्टर है, बचा लेंगे। आपसे उम्मीद कर रहा हूं मैं। और दोनों दरवाजों पे काम होना चाहिए। टेस्ट मैच नहीं खेलना है 5 साल का, अपने को वनडे खेलना है। आज है, कल रहे न रहे डॉक्टर साहब, कौम ने याद करना चाहिए। नहीं तो आप 25 साल भी राज कर लो, याद नहीं करते लोग। बिरसा मुंडा 25 साल जिया और देश के 25 करोड़ लोग उसको भगवान मानते हैं। नहीं तो 25 साल आप राज करें, बावजूद उसकी आपको कोई नहीं पूछता है, कोई वैल्यू नहीं। किसी पेशवा का नाम सामने नहीं आता है साहब। जितना इज्जत से लोग संभाजी महाराज का नाम लेते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज ने कम उम्र में ज्यादा जिंदगी जी लिया, और ज्यादा जिंदगी जीने के लिए विचारों की जरूरत होती है, और विचारों के लिए मिशन की जरूरत होती है। जैसे ये पंखा चलता है, इसको मशीन चलाती है, ये निर्जीव वस्तु भी में जान आ जाती है, ऑक्सीजन देने लग जाता है। वैसे समाज को जिंदा रखने के लिए मिशन की जरूरत पड़ती है। दुनिया का कोई भी समाज बिगड़ मिशन के खड़ा नहीं हुआ है, और यही मिशन राघोजी भांगरे का है, यही मिशन टंटा भील का है, यही मिशन बिरसा मुंडा का है। हमारे लिए ताली बजाने का दिन नहीं है, गंभीरता से विचार करने का दिन है कि अपनी आने वाली कौम का क्या होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हम किस तरीके से इस देश में बच पाएंगे। लड़ने से ज्यादा बचने की टेक्निक सीखना है। संभाजी महाराज को आदिवासियों ने तलवार चलाना नहीं सिखाया साहब, मेरे पास उसके एविडेंस है। ढाल चलाना सिखाया, ढाल चलाना सिखाया। कोरबा कोड़ी, नंगा आदमी, लंगोटी वाला आदमी, संभाजी महाराज को सिखाया कि पहले तलवार नहीं, पहले ढाल चलाओ। जो आदमी तलवार से अच्छी ढाल चलाता है वो जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो लड़ेगा, और लड़ेगा तो जीतेगा। जिसको बचना नहीं आता है उसको लड़ना नहीं आता है, यह आदिवासियों का नियम था। राघोजी भांगरे का आंदोलन पंढरपुर में तक था। विट्ठल रुक्माई के मंदिर परिसर में भी राघोजी भांगरे का आंदोलन चला है। वहां पे राघोजी भांगरे को पुलिस ढूंढने गई थी। राघोजी भांगरे को विट्ठल के मंदिर में छुपाया गया। अब मैं सवाल पूछता हूं, अगर राघोजी भांगरे आदिवासी था और विट्ठल के पास में जो लोग थे गैर आदिवासी थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने राघोजी भांगरे को छुपाया क्यों? इस पर घर जाके विचार करो। धीरे धीरे एक एक राज खुलेंगे हम। एक समय आएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता का वास्तविक वंश और वास्तविक संस्कृति कौन सी है,
ये जब बात होगी मूल संस्कृति और मूल वंश का है महाराष्ट्र का गैर ब्राह्मणी समाज का, तो हम साबित कर देंगे साहब आदिवासी। और ये मिशन उसी के लिए चल रहा है। हर समाज का गरीब शोषित पीड़ित तबका इस मिशन से जुड़ना चाहिए। केवल आदिवासियों ने राघोजी भांगरे को अपनाना नहीं चाहिए, गैर आदिवासियों ने भी राघोजी भांगरे को अपनाना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं, जितने मुगल थे उसमें से मुगल में से 3 ऐसे सैनिकों का नाम आता है, दिलदार सिंह, ख्वाजा खान और अनवर हुसैन, जो राघोजी भांगरे की मौत के बाद में राघोजी भांगरे के नाम पर खाना खिला रहे थे और आंसू बहा रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप राघोजी भांगरे ये किसके लिए रो रहे हैं और किसकी याद में खाना बहा रहे हैं? तो उन्होंने बोले भाई हमारे लिए तो बाप था वो, हम उसी के नाम पे खाना दे रहे हैं और उसकी याद में रो रहे हैं। अगर एक मुस्लिम आदमी राघोजी भांगरे के लिए अपने आंखों से आंसू निकाल सकता है तो राघोजी भांगरे क्या होगा आप सोच सकते हो। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे लिए बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे बीच में विधानसभा का अध्यक्ष बोल रहा है। अगर वो विधानसभा में बात करते हैं तो हमारे बीच में भी होना चाहिए, ये सामाजिक सभा में बोलना चाहिए। वो विधानसभा, ये सामाजिक सभा, ये भी एक सामाजिक पंचायत है। मेरे को इतनी खुशी हुई कि जिरवण साहब इतना समय दिए, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर लामटे इतना समय दिए, बाकी लोगों ने इतना समय दिए। मेरा तो धंधा ही है, मेरे को तो यही काम करना है क्योंकि मेरा विधानसभा से कोई लेना देना ही नहीं है दूर तक। लेकिन जहां मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, मैं वहां ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहता हूं। आप लोग पूरी गंभीरता से जिरवण साहब की बात को सुनेंगे, पूरी गंभीरता से बिगड़ ताली बजाए आज की मीटिंग पर एक विचार मंथन करेंगे। इस मिशन के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आएगा इस पर बात करेंगे। एक एक रुपए रोज हर घर से मिशन के लिए जाना चाहिए। हर घर से एक रुपए। पूरे सह्याद्री में 6,90,364 आदिवासी है। कितने? 6,90,364। मैं मतदाताओं की बात कर रहा हूं। रोज 1 रुपए भी डाले तो 6 लाख रुपए रोज आपके मिशन के पास आएगा। ये पढ़े लिखे लड़के किसी के पास में जाके गुलामगिरी करने के बजाय सामाजिक शिक्षण लेके समाज में काम करेंगे, समाज में जागृति लाएंगे, समाज के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, समाज के लोगों में स्वयं रोजगार की बात करेंगे, समाज के लोगों में सामाजिक जागृति की बात करेंगे। ये थैली लड़का के मिशन में काम करेंगे। 4,000 और 5,000 और 10,000 के लिए आरएसएस की संस्था में काम नहीं करेंगे, वो आपके समाज के लिए काम करेंगे। ये व्यवस्था खड़ी करो। आज के दिन, इस महत्वपूर्ण दिवस पर अगर आप सही में अपने समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इनके आज मिशन को, उनके आंदोलन को जिंदा रखो। ये नई पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हो तो एक व्यवस्था खड़ी करो और एक रास्ता आने वाली पीढ़ी के लिए निकालो। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। जय आदिवासी। ताली कोई नहीं बजाएगा, शांति रखेंगे। जिरवण साहब को बात करना है और जो भी बात होगी गंभीरता से होगी। गंभीर नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई के मैदान में अगर आप हंस दिए तो मर जाओगे। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो मारे जाओगे। लड़ाई के मैदान में ध्यान करोगे तो मारे जाओगे। लड़ाई के मैदान में आंखें खुली रहनी चाहिए, दिमाग सतर्क रहना चाहिए, नजर आजू बाजू रहना चाहिए और आंखों के सामने दुश्मन रहना चाहिए। तभी आप लड़ाई के मैदान में टिक सकते हो। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं।
इस देश की 60% अर्धसैनिक बल, मैं क्यों बताना चाहता हूं, आप सोचना शुरू कर दो। इस देश का पैरामिलिट्री फोर्स 60% पैरामिलिट्री फोर्स आदिवासी क्षेत्रों में लगाया गया है। जो फोर्स बॉर्डर पे होनी चाहिए वो गरीब आदिवासी की झोपड़ी के बाजू में खड़ा है बंदूक लेके। क्या चल रहा है? यह सरकार किससे युद्ध करना चाहती है? किस पर आक्रमण करना चाहती है? किससे लड़ना चाहती है? दूसरे देशों से या देश के मूल मालिक आदिवासी से? यह सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। आपके संस्कृति पे आक्रमण, आपके समाज पे आक्रमण, आपके आरक्षण पे आक्रमण, आपके संरक्षण पे आक्रमण, आपके जमीन पे आक्रमण, आपके बच्चे पे आक्रमण, आपकी रोटी पे आक्रमण, आपकी बेटी पे आक्रमण, यानी लड़ाई चालू है। समाज का एक भी घर होगा, गरीब आदमी होगा तो उसको जोड़ो और इस मिशन के लिए काम करो। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। जय आदिवासी।